ने एक बार फिर मन की बात की। उन्होंने मुल्क के लोगों को नए साल की मुबारकबाद देते हुए मन की बात प्रोग्राम का आगाज किया। मन की बात प्रोग्राम के दौरान पीएम मोदी ने फिटनेस और खेलों के बारे में, लोगों में बढ़ती हुई बेदारी के बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्कीइंग का भी जिक्र किया। साथियों, महाकुंभ की विशेषता कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा। सर्दी के इस मौसम में देश भर से खेल और फिटनेस को लेकर कई एक्टिविटीज हो रही हैं। मुझे खुशी है कि लोग फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। कश्मीर में स्कीइंग से लेकर गुजरात में पतंगबाजी तक हर तरफ खेल का उत्साह देखने को मिल रहा है। संडे ऑन साइकिल और साइकिलिंग ट्यूसडे जैसे अभियानों से साइकिलिंग को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी बात बताना चाहता हूं जो हमारे देश में आ रहे बदलाव और युवा साथियों के जोश और जज्बे का प्रतीक है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज असातिज़ा पर जोर दिया कि वो तलबा की बेहतरीन सलाहियतों को बरवेकार लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। एलजी ने यह तबसरा आज जम्मू यूनिवर्सिटी में एक स्कूल के सालाना तकरीब के मौके पर कही। एलजी ने कहा कि इंसानी इक़दार अहम है और तलबा को इंसानियत सीखना चाहिए। मैं मानता हूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन बच्चे के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तथा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक दिलचस्प चरण है। यह वह समय है जब सपनों के बीज बोए जाते हैं। यह वह समय है जब नॉलेज और आसपास का इन्फ्लुएंस बच्चों के माइंड और बॉडी को विशेष रूप से प्रभावित करता है। इसे इम्प्रेशनेबल एज कहा जाता है, यानी वह कालखंड जिसमें बच्चा जो सीखता है वह जीवन पर्यंत उसके साथ चलता है। इसी कालखंड में बच्चों में मौलिक प्रवृत्ति, निर्णय लेने की जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का भाव जन्म लेता है तथा अच्छे और बुरे, सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच का फर्क भी बच्चा समझने लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि स्कूल एजुकेशन को बच्चों को साइंस और संस्कार दोनों प्रदान करना चाहिए। अभी जो सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई है, निश्चित रूप से मैं सराहना करूंगा बच्चों की भी और उन शिक्षकों की जिन्होंने बड़ी लगन और मेहनत से एक अद्भुत प्रस्तुति आज यहां प्रस्तुत कराने में सफलता पाई है। यह आवश्यक है कि बच्चों की लर्निंग में ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न नॉलेज दोनों का संतुलित समावेश हो। स्कूल एजुकेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य बच्चों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता को इग्नाइट करना होता है। डॉक्टर अरविंद कारवानी, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर माइग्रेंट ने कश्मीरी माइग्रेंट पर जोर दिया है कि वो किसी किस्म की उलझन में ना पड़े और बगैर किसी परेशानी के NAFSA फॉर्म भरें। इस फॉर्म के जरिए हुकूमत को सही मालूमात फराहम कराई जाएंगी। डॉक्टर अरविंद केरवानी, ये रिलीफ कमिश्नर हैं माइग्रेंट्स के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। आपसे पूछना चाहूंगा कि जब से ये फॉर्म का जो इशू आया है तब से लगातार कई जगहों से एक हम ये कह सकते हैं कंफ्यूजन क्रिएट सा हुआ है। हालांकि आपने कई जगहों पे इसकी क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश की, लेकिन है क्या ये एक्चुअली और लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कोई भी अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ और जब भी मुझसे पूछा जाता है तो मैं इसमें क्लैरिटी लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसके अलावा ये जो दिसंबर का महीना, पूरा महीना हमने कैंप्स किए जम्मू में, उधमपुर में, जम्मू उधमपुर के अलावा भी बाकी जगहों पर भी हम कैंप कर रहे हैं। और इसमें मैं ये बैकग्राउंड दूंगा आपको कि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार
कि जो ये फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्मेट हमने सर्कुलेट किया है, जो हम लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो लोगों को जो जम्मू और कश्मीरी माइग्रेंट्स, फिर से मैं रिपीट करूंगा, कश्मीरी और जम्मू माइग्रेंट्स जितने भी रजिस्टर्ड है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के साथ, उनको नेशनल डेटाबेस जो है नफ्सा का, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो डेटाबेस है, उस पर जोड़ने के लिए, कार्ड्स की कैटेगराइजेशन के लिए है, जिसका इंटेंट लोगों को गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स है, जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनका फायदा पहुंचाने का इंटेंट है। इसी सिलसिले में जो है 13 अगस्त 2024 को 2 नोटिफिकेशन इशू हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। पहला नोटिफिकेशन SO 392 है, जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है कि जो रिलीफ असिस्टेंस एक माइग्रेंट को मिलती है, चाहे वो कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट हो, उसको जो भी रिलीफ असिस्टेंस मिलती है वो इनकम नहीं गिनी जाएगी। जब इनकम नहीं गिनी जाएगी, उसका कॉन्सिक्वेंटली ये फायदा है कि जो रिलीफ असिस्टेंस जिसको इससे पहले इनकम गिनते थे, वो ना गिनने की वजह से बहुत सारे जो हमारे माइग्रेंट्स हैं, चाहे कश्मीरी या जम्मू माइग्रेंट्स हैं, जो रिलीफ के अलावा जिनका इनकम नहीं है या 75,000 से कम इनकम है, मींस कि रिलीफ तो जीरो हो गया, उसके ऊपर अगर इनकम है 75,000 से नीचे इनकम है, तो वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर कश्मीर में स्कीम चल रही है तो उसमें इतना प्रोसीजर नहीं अपनाना पड़ता है जितना यहाँ पे अपना। नहीं, प्रोसीजर तो कुछ नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म है, पैन कार्ड देना है, आधार, बाकी किसी ने नहीं मांगा पैन कार्ड वगैरह। देखिए, हम सिर्फ एप्लीकेशन में एक एप्लीकेंट ने वो डिटेल देनी है, अपनी फैमिली की डिटेल्स देनी है, वो जो राशन कार्ड में जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड है वही मांग रहे हैं। हम तो कोई अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इसमें हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है उन हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करें, गवर्नमेंट के चैनल से वेरीफाई करें। रूमर मॉन्गरिंग पर मैं फिर से ये कहूंगा कि आप रूमर्स पे ये ना करें, रिलाई ना करें। अब एक से समझाइए जो दर्शकों को हमारे कि जो एक्स्ट्रा सैलरी लेते हो, मतलब 70, उनको थर्ट तो है ना, उनको एक परेशानी तो है। मैं आपको क्लैरिटी लाता हूं इसमें। पहली बात, मैंने कहा कि राशन में और रिलीफ असिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स जिस स्केल से राशन अभी मिल रहा है, कैश असिस्टेंस मिल रहा है, वो कंटिन्यू होगा। बल्कि इससे उल्टा फायदा होगा कि जो पेंशनर्स मान लीजिए, जिनकी 5 लाख से कम इनकम है, जिनको आज तक क्योंकि वो रिलीफ कैटेगरी में नहीं थे, उनको इसलिए फ्री राशन नहीं मिलता था, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। जिनकी 5 लाख से पेंशनर्स की कम इनकम है, उनको कंट्रोल रेट पर राशन मिलेगा। क्या ये मैंडेटरी है? इस पर आप क्योंकि आप कई जगहों पे आपने कहा कि मैंडेटरी नहीं है, कई जगहों पे आपने कहा मैंडेटरी है, तो क्या ये मैंडेटरी नहीं? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि मुझे मिसकोट ना करें इस पे। मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए राशन कार्ड एक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड, एक कैटेगराइज्ड राशन कार्ड रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो राशन कार्ड पूरे हिंदुस्तान में कोई कंपलसरी नहीं है कि कोई राशन कार्ड या कोई जब कोई आधार बनाता है या कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, सरकार फोर्स करके तो नहीं कहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिए, जिन लोगों को स्कीम्स का बेनिफिट लेना है उनको राशन कार्ड तो जरूरी है, क्योंकि राशन कार्ड एक लिंक है बिटवीन स्कीम्स एंड द बेनिफिट। तो जो एक लोगों ने लेना है, तो उसके लिए यही मेरी गुजारिश है कि आप फॉर्म भर लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म दे दीजिए। हम आपको इसमें इंटीग्रेशन करेंगे राशन कार्ड की, जिससे फायदा मिलेगा लोगों को। धन्यवाद। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित बिरादरी की तंजीम पनून कश्मीर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलाहिदगी पसंद जंग को उस वक्त तक शिकस्त नहीं दी जा सकती जब तक हुकूमत हिंद कश्मीर के हिंदुओं की नस्लकुशी को तस्लीम न करे। पीकेके चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू ने यह बात आज जम्मू में मुनक्किदा 33वें होमलैंड डे के सिलसिले में मुनक्किदा कौमी कन्वेंशन से खिताब में कही। उन्होंने मरकज़ पर यह भी जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी को तस्लीम करने के साथ साथ हुकूमत को मजीद तंजीम नौ के लिए इक़दाम करने चाहिए। अजय चरंगू ये चेयरमैन हैं पनून कश्मीर के। सर, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 33rd होमलैंड डे, इसका महत्व क्या है? पिछले 33 सालों की स्ट्रगल होमलैंड के लिए, लेकिन अभी उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा है।
आखिर क्या डिमांड है आपकी और सरकार से आप क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले 33 साल से हम कश्मीर उस व्यवस्था में वापस जाने का एक अभियान चला रहे हैं जहां पे हमको फिर से उखड़ के भागना ना पड़े। मार्गदर्शन रेजोल्यूशन जो पास हुआ, जिसके अंतर्गत पूरे समाज ने, पूरे विश्व में जो हिंदू समाज रहता है, कश्मीरी हिंदू समाज रहता है, उसने ये कहा कि भाई कश्मीर घाटी का विभाजन किया जाए और झेलम नदी के पूर्व और उत्तर क्षेत्र में एक स्थान बना के वहाँ पे सारे हिंदू कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ पे बसाना चाहिए और उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में चलाना चाहिए। इस बात को, इस संकल्प को लेके हम इतने साल से जो हमारे साथ जो एक जिनोसाइड की एक घटना कंसिस्टेंटली चलती आ रही है और उसको रोक के कश्मीर घाटी में अपने पुनर्स्थापना का अभियान चला रहे हैं। आज का दिन 33वां ये संकल्प दिन है, जिस दिन हम फिर से अपनी इस बात को दोहराएंगे, सरकार के सामने रखेंगे और प्रयत्न करेंगे कि ये सरकार, इस सरकार की राज्य सत्ता यहाँ के राजनीतिक गलियारों में इस बात की मान्यता हो जाए और जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाए। लास्ट में पूछना चाहूँगा, अब नई सरकार भी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी है यहाँ पे, इसी बीच में कई मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है कि आपका जो मॉड्यूल है, आपका जो प्लान है वो कम्युनल लाइन्स पर है या वो संभव नहीं है। उनको आप किस तरह से जवाब देंगे? कि पहली बात ये है कि जो जिनोसाइड हुआ वो कम्युनल लाइन्स पे हुआ। जो जाति विध्वंस की घटना है वो मुसलमान के साथ नहीं घटी, वो हिंदू के साथ घटी है। इसलिए जाति विध्वंस की घटना को रोकने के लिए हिंदुओं के लिए निराकरण का कोई एक तरीका निकालना है। अब रही बात यहाँ की सरकार और दिल्ली की सरकार, यहाँ की सरकार के टाइम पे ही जिनोसाइड का माहौल बना और हिंदू समाज को निकलना पड़ा। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम समझते हैं कि जिनोसाइड की जो धरती, जो उसके लिए जमीन तैयार करने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभिन्न सरकारों के भीतर हुआ, तो जिनोसाइड की जो घटना घटी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में, जब वो पावर में थे उस समय से ही घटना घटनी शुरू हो गई। और राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी है वो डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया चला रही है और डिनायल ऑफ जिनोसाइड को कहते हैं, दोनों से कोई ज्यादा उम्मीदें नहीं। बीच में आज होमलैंड डे की जो थीम है वो है हिंदूज कॉट बिटवीन जिनोसाइड एंड डिनायल ऑफ जिनोसाइड। तो ये दो प्रक्रिया है विषम परिस्थितियों के बीच में, और मैं आपको कहता हूं कि इसकी जकड़ में सबसे ज्यादा कश्मीरी हिंदू है, लेकिन ये जकड़ पूरे भारत के हिंदू समाज पे है। एक साइड से जिनोसाइडल युद्ध की घटनाएं घट रही हैं और दूसरे साइड से भारत सरकार डिनायल ऑफ जिनोसाइड की घटनाएं कर रही है। कह रहे हैं कि 33rd होम डे जो डे मनाया जा रहा है उसमें एक प्लज ये है कि जो कश्मीरी पंडित अपना राइट मांग रहे हैं होमलैंड की सूरत में, उनको कश्मीर में वो मिलना चाहिए और उसके लिए इनका दबाव आगे भी बढ़ता ही रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। प्रधानमंत्री ने 21 साल की आखिरी मन की बात कार्यक्रम, मन की बात का 117वां एपिसोड। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने संविधान का खास तौर पर जिक्र किया और कहा कि 2025 में संविधान को लागू हुए 75 वर्ष होंगे। यह संविधान देश का मार्गदर्शक है और इसी की वजह से आज मैं यहां हूं।
इस दौरान पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस महाकुंभ में करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे और महाकुंभ का संदेश ही एक हो पूरा देश है। इस बार महाकुंभ में एआई चैट बोट का इस्तेमाल होगा। पीएम ने कहा भारतीय एनिमेशन की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत में क्रिएटिव इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। भारतीय सिनेमा को दुनिया में नई पहचान मिली है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मलेरिया के खिलाफ भारत के शानदार होते प्रदर्शन की तारीफ की और बताया कि पिछले 9 सालों में मलेरिया के मामलों में कमी आई। हरियाणा के लिए अलग हाईकोर्ट बनाने के प्रस्ताव को झटका। केंद्र सरकार ने हरियाणा के प्रस्ताव को फिलहाल टाला। पंजाब सरकार ने प्रस्ताव का किया था विरोध, तो हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय बैठक में भी राय नहीं देने का हुआ फैसला। रोहतक में फाइनेंसर्स की गुंडागर्दी। कैफे संचालक को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरों में हुई कैद। कैफे संचालक ने 35 लाख रुपए का लिया था कर्ज। 35 लाख के बदले 1 करोड़ रुपए मांग रहे फाइनेंसर। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ऐलान। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज एमएलएस के साथ एक आम मीटिंग की सदारत की, जहां उन्होंने हालिया बर्फबारी के बाद कश्मीर में जारी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उमर अब्दुल्ला ने सूरत हाल का जायजा लिया, ज़मीनी हक़ाइक़ पर एमएलओ से रिपोर्ट तलब की। उमर अब्दुल्ला ने साबिक़ वज़ीर आज़म की विरासत को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए आजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया। क्या एक्सपेक्ट करना ना, बर्फ पड़ी, बर्फ पड़ने से जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगियों पे थोड़ा सा तो असर पड़ता ही है। हमारी कोशिश ये रही और आम तौर पे, क्योंकि इस मीटिंग में हमने ऑनरेबल एमएलएज को भी शामिल किया, इससे पहले मीटिंगों में एडमिनिस्ट्रेशन थी, डिवकॉम्स, डीसी वगैरह, लेकिन इस मीटिंग में फीडबैक और सुझाव हासिल करने के लिए हमने ऑनरेबल एमएलएज को भी शामिल किया। और आम तौर पे ऑनरेबल एमएलए हजरात ने कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पांस रहा वो उससे मुतमईन थे। कुछ उन्होंने आगे के लिए कुछ सजेशंस दी जिन पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे। अफसोस है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के गुजरने के बाद भी ये झगड़े चल रहे हैं। मैं तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के हवाले से उनको याद करूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत किया। शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया होगा जिसने जम्मू कश्मीर के लिए इतना कुछ किया हो। जम्मू श्रीनगर हाईवे देखिए, 4 लेनिंग का प्रोजेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने मंजूरी दी। हमारे बच्चे बच्चियां जम्मू कश्मीर के बाहर पढ़ सकें, उसके लिए स्कॉलरशिप का स्कीम डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हवाले से। यहाँ क्रॉस एलओसी ट्रेड, बस तो वाजपेयी साहब के दौर में शुरू हुआ, क्रॉस एलओसी ट्रेड डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। राउंड टेबल जम्मू कश्मीर के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। इंटरलोक्यूटर्स डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के दौर में। कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए जो उनके लिए जॉब्स रिजर्वेशन, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। उनको कैंपों की हालत उनकी बेहतर करने के लिए जगती में उनके लिए कॉलोनी बनाना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में। बहुत कुछ जम्मू कश्मीर को डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त में मिला, जिसके लिए हमें उनको याद रखना चाहिए। बात मौसम की कर लेते हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम मुकम्मल हो चुका है। कटरा और रियासी के दरमियान मालगाड़ी का ट्रायल भी कामयाब हो गया है। जल्द ही कश्मीर को बाकी मुल्क से रेलवे के जरिए मुंसलिक कर दिया जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक मुकम्मल। कटरा रियासी के बीच मालगाड़ी का ट्रायल कामयाब। कश्मीर तक ट्रेन से सफर करने का सपना होगा पूरा। एक सपना जो सच होने जा रहा है, एक ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। सपना कश्मीर तक ट्रेन से सफर करने का। जी हां, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना मुकम्मल हो गई है। कटरा से रियासी के बीच मालगाड़ी का ट्रायल भी हुआ जो कामयाब रहा।
भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज पर सुगमता और सहजता से दौड़ी मालगाड़ी ने उम्मीदों को नए पंख लगा दिए हैं। अब कश्मीर तक रेल के जरिए सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, क्योंकि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है और रेलवे द्वारा कटरा रियासी रेलवे सेक्शन पर ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं। अंजी खंड केबल स्टेट रेल ब्रिज, जो भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज है, यहाँ भी लोडेड मालगाड़ी का ट्रायल किया गया, जो कामयाब रहा। आपको बता दें कि फिलहाल रेलवे सूत्रों से ये जानकारी भी मिल रही है कि जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से संथन के बीच जो रेलवे सेक्शन पर अभी ट्रेन नहीं दौड़ी है, यहाँ भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद कश्मीर से कन्याकुमारी भारतीय रेल के जरिए जुड़ जाएगा। 272 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना में T33 टनल भारतीय रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी, जिसे भी पूरा कर लिया गया है। इसी रेलवे परियोजना में भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तैयार किया है और भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज भी तैयार किया गया है। यहाँ लंबी सुरंग से गुजरकर ट्रेन वादी कश्मीर पहुंचेगी। माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले श्रद्धालुओं को भी अब हाईवे बंद होने की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा, जो सीधा रेल के जरिए कश्मीर घाटी सैर करने जाएंगे। ये रेल परियोजना भारतीय सेवा के लिए भी कारगर साबित होगी। साथ ही कश्मीर के लोग भी अब देश के अन्य राज्यों में रेल के जरिए आसानी से पहुंचेंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलिंग परियोजना का काम अब मुकम्मल हो चुका है और कटरा रियासी रेलवे सेक्शन के बीच ट्रायल लगातार किए जा रहे हैं और भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज पर इस समय जो वो ट्रायल किए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के ट्रायल जो है वो आए दिन यहाँ पर किए जा रहे हैं। कभी इंजन ट्रायल किया जा रहा है तो कभी मालगाड़ी को इस ट्रैक पर दौड़ाकर जो है वो इस ट्रैक पर जो है वो ट्रायल किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अब बस कुछ ही दिनों के बाद जो है वो कश्मीर को जो है वो बाकी देश के अन्य राज्यों से रेल के जरिए कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। 5 तारीख को बताया जाता है कि यहाँ पर 5 जनवरी को CRS की टीम आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, जिसके बाद जनवरी 2025 में देश को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल के जरिए सफर करने का सपना जो हर भारतवासी ने कई दशकों पहले देखा था, वो सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ माता वैष्णो देवी के दरबार आने वाले श्रद्धालु भी आराम से जो है वो कश्मीर घाटी भी घूम सकेंगे और बीच में रियासी और कटरा सेक्शन के बीच इन खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद ले सकेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। जम्मू कश्मीर से दस्तकारी की बरामदात को फ़रोग देने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स ने श्रीनगर में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में EPCH के सदर नीरज खन्ना और राजकुमार मल्होत्रा के साथ अरशद मीर भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का मकसद कारीगर, बरामद कुनंदगान और सरकारी हुकाम को इकट्ठा करना था, ताकि खित्ते से दस्तकारी की बरामदात को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जा सके। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे जो कस्टमर्स हैं, हर कस्टमर को छोटा या बड़ा एक्सपोर्टर हो, उसको कंप्लाइंस कंपलसरी है। तो कंप्लाइंस आने से, कंप्लाइंस करने से जो बिजनेस की ग्रोथ होती है, वो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के एक्सपोर्टर्स को एक जानकारी दें। आपका प्रोडक्ट बन गया है, अब उसको कैसे बेचना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको बायर आपसे क्यों आके ले, उसके लिए हम सेकंड पार्ट में हमसे डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ के कारीगरों को, यहाँ के एक्सपोर्टर्स को, यहाँ के हर काम करने वाले को जो एक्सपोर्ट में आना चाहता है, EPCH की तरफ से, EPCH के साथ मिलकर, EPCH के सहयोग से हम आपके साथ में खड़े हुए हैं। EPCH आपके साथ खड़ी हुई है, सरकार आपके साथ खड़ा है। आप सिर्फ बताएं आपको किस चीज की किस वक्त पे क्या जरूरत है। हम जम्मू एंड कश्मीर के लिए और देश के लिए आपके साथ में कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस बात को बहुत ही क्लियरली बोलना चाहूँगा कि जो हमने आज जिस चीज़ को लॉन्च किया है, जम्मू एंड कश्मीर आर्टिजन्स एंड एक्सपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, ये बहुत दिनों से इस सोसाइटी, इस एसोसिएशन की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे कारीगर हमारे लिए एक जैसे होता है ना कि दोनों बाजू हैं, जब तक कारीगर है तभी हम हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल।
छोटे से ब्रेक के लिए। नेशनल हाईवे पर लूट की एक और वारदात करनाल जिले के घरौंडा के पास हुई। हथियारबंद बदमाशों ने 4 युवकों को लूटा। दिल्ली एयरपोर्ट से वापस लौट रहे थे युवक। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के चलते खनौरी बॉर्डर पर विभिन्न हस्तियों का आना जाना जारी। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी खनौरी बॉर्डर पहुंचे, जहां उन्होंने जगजीत सिंह डल्लेवाल से की मुलाकात। चंडीगढ़ में छाया घना कोहरा, लोगों को सर्दी का करना पड़ रहा है सामना। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ कोहरे की स्थिति में और भी हो सकती है वृद्धि। यमुनानगर में 2 दिन की बारिश के बाद लुढ़का पारा, तापमान में आई भारी गिरावट। कोहरे और धुंध के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम, वाहन चालकों को हो रही परेशानी। 3 जनवरी को बहादुरगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम सैनी। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। सब्जी मंडी में आयोजित किया जाएगा कार्यक्रम। चंडीगढ़ के अलग अलग मंदिरों में चोरी की वारदातें बढ़ी हैं। पिछले 15 दिन में ही चोरी की करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दिया गया है। चोरों को पकड़ने में पुलिस अब तक रही है नाकाम। पाकिस्तान का झूठ फिर बेनकाब। मुंबई हमले के गुनहगार अब्दुल रहमान मक्की के जनाजे में पहुंचे आतंकी। लश्कर के कई कमांडर भी हुए शामिल। अब अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी घिरा पाकिस्तान। बॉर्डर की ओर बढ़ रहे तालिबानी लड़ाके। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी। दक्षिण लेबनान में इजरायल ने किया हमला। वादी अल खुजायर के मेन सड़क को इजरायल ने तबाह किया। कजाकिस्तान में विमान हादसे के पीछे रूस के मिसाइल हमले की आशंका, सूत्रों का दावा। और अब बात बर्फबारी की करते हैं। पहाड़ों पर कई दिनों से बर्फबारी जारी है। कई मकामात पर शदीद बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, अनंतनाग समेत कई मकामात पर पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ के सयाह इस बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, लेकिन बर्फबारी के बायस जम्मू कश्मीर में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में लोग नए साल के स्वागत के लिए उत्साहित हैं और न्यू ईयर मनाने के लिए जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। कई सैलानी घाटी पहुंच भी चुके हैं, लेकिन यहाँ भारी बर्फबारी से सैलानियों को मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार को उड़ानें रद्द कर दी गयी। पटरियों पर बर्फ जमा होने से ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित रहा। कल से जो बर्फबारी का सिलसिला वो शुरू हो चुका था और रनवे पर बर्फ जमा होने के बाद इंतजामिया ने जो तमाम परवाजें हैं उनको मुअत्तल किया है, कैंसिल किया है, क्योंकि अभी एयरपोर्ट का हाल देखिए, क्योंकि जिससे मैंने पहले ही कहा आज दिन भर की तमाम जो परवाजें हैं वो मुअत्तल हुई है, कैंसिल हुई है। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि पैसेंजर आए थे जिनकी आज स्केड्यूल्ड फ्लाइट थी वो आए थे, लेकिन अब वो वापस यहाँ से निकल रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। बर्फ से भरी सड़कों पर गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया है। पुंछ में बर्फबारी से मुगल रोड बंद कर दिया गया है। वहीं बडगाम में सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है। पुंछ का जो हाईवे है इस पर जो है गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन मुगल रोड जो है पूरी तरह बंद है और यहाँ पर जो है लोगों की आमदोरफ्त जारी है, गाड़ियों को आना जाना जारी है। लेकिन मौसम कहीं ना कहीं काफी ठंडा हो चुका है, जिसने लोगों की कुछ परेशानियां भी बढ़ाई हैं और लोग जो है एक तरफ जो बर्फबारी के मौसम के बाद जो है परेशानियों से मुतला है। 1100 के करीब मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करते हैं और 2500 हम करते हैं। इन 2500 किलोमीटर के लिए हमने 121 स्टेज कॉन्ट्रैक्ट लगाए हैं और हर जगह इस वक्त सेंट्रल कश्मीर में हमने सुबह 5 बजे से क्लियरेंस स्टार्ट की हुई है और हमारे 80% ऑफ द रोड्स आर क्लियर। पुलवामा में भारी बर्फबारी की वजह से मरीजों को कंधों पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा रहा है। बर्फबारी और मौसम को देखते हुए
पुलिस प्रशासन ने सैलानियों और स्थानीय लोगों से सफर करने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे मौसम में सफर करना जोखिम भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमएलए पामपुर हसनैन मसूदी ने आज पामपुर का दौरा करके बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मसूदी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में कामकाज का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इलाका तमाम राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है और दीगर इंतजाम भी पूरे कर लिए गए हैं ताकि लोगों को कोई भी मुश्किलात पेश न आए। तैयारी कर रही थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक बड़ी मीटिंग भी हुई, लेकिन फिर भी इससे निपटने के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। लेकिन यहाँ बड़ी अच्छी तरीके से इस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो भी हमारे अफसर साहिबान हैं, तहसीलदार साहब हैं, उनकी सरबराही में, और वही इस वक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हमारी पामपुर म्यूनसिपलिटी के, तो अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को राहत होगी। यहाँ हॉस्पिटल में इसलिए आया था कि देखिए सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, जो एक सारी वो जो हमारा जो भी इसके साथ जो इसके वाबस्ता होता है, उसमें हॉस्पिटल की सबसे बड़ी अहमियत है। तो ये देखने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या कोई दिक्कत तो नहीं है बर्फबारी की वजह से, या और भी जो उसके जो कोलैटरल इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रहा है। वादी कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से जहां मामूल की जिंदगी कुछ हद तक दरहम बरहम हुई, तहम चिल्लाकला के मौसम में हुई बर्फबारी को मेवा सनत के लिए काफ़ी मुफीद माना जाता है। पुलवामा भी आम लोगों के साथ साथ मेवा काश्तकारों ने बर्फबारी से काफ़ी राहत पाई है। मुसलसल खुश्कसाली से पुलवामा में जहां आबी ज़ख़ैर सिकुड़ रहे थे, वहीं खुश्कसाली से सेब के बागात को भी नुकसान होने का खदशा लाहक था। ताहम काश्तकारों ने बर्फबारी की राहत पाकर कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के बाद रवा साल चिल्लाकलान में खासी अच्छी बर्फबारी होने से मेवा सनत के लिए काफ़ी बेहतर है। पिछले 3 साल से बर्फबारी नहीं हो रही है कश्मीर, बिल्कुल नहीं हो रही थी। इस मौसम में हो रही थी, लेकिन इस मौसम में नहीं हो रही थी। मसलन चिल्लाकलान में नहीं हो रही थी। आज जो चिल्लाकलान में बर्फबारी हुई, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मसलन ये बर्फ़ बहुत, मसलन हमें जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसका पानी मिल जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पे इसका टेम्परेचर बहुत, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत माइनस रहता है। इस वजह से ये बर्फबारी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में आप पिछले दिनों या तकरीबन 1-2 साल से लगातार ये न्यूज़ आपके मुँह में आई होगी, पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है। वजह ये भी है क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही थी चिल्लाकलान में। इस सीजन में चिल्लाकलान में बर्फबारी नहीं हो रही थी, ये भी एक रीज़न रही इसकी। आज हुई अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जाएगी, पानी की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, बिजली की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर रामबन बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी रामबन कुलबीर सिंह ने कल कस्बा बानिहाल और नौयुग टनल का तफसीली दौरा करके शाहरा और सब डिवीज़न बानिहाल में बर्फबारी से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी बसीरुल हक चौधरी ने नौयुग टनल पर सब डिवीज़न बानिहाल के तमाम अफसरों की एक मीटिंग में बिजली, पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी और बहाली के लिए ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर SDM बानिहाल रिजवान असगर, तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज़ अहमद, बिजली, फूड सप्लाई और महकमा आबरसानी के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बसीरुल हक चौधरी ने कहा कि सड़क और बिजली की बहाली का काम जारी है और उम्मीद है कि इतवार शाम तक बेशतर इलाकों में बिजली और सड़कों को बहाल किया जाएगा। वाज़ह है कि बर्फबारी की वजह से सब डिवीज़न बानिहाल, खड़ी, मोहमंग, रामसू, पोगलप्रस्तान, नील बजस्मा, सिम्बड़ और रामबन के बेशतर इलाकों में जुमे की रात से ही सड़कें और बिजली की सप्लाई मुनक़ते हो गई है और महकमा बिजली, PWD और PMGSY के मुलाजमीन बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जगह क्योंकि हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा आता है कि हमारी प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं, तो एज़ पर हमारा प्लान, जैसे लास्ट ईयर भी हमने बनाया था, इस बार भी हमारा प्लान जो है वो बना रहता है। हमने देखा खड़ी मऊ मंगत वाला एरिया है, गूल वाला जैसे एरिया हो गया, नील टाप वाला एरिया हो गया, उखड़हाल का हो गया, या बनिहाल के कुछ जो हैं अपर रीचेज वाले हमारे एरियाज हो गए। इनमें हमने पहले से ही प्लान बना के रखा है कि जो लेडी कहीं पे भी मेडिकल इमरजेंसी में आएगी तो हम उसको किस नियरेस्ट PHC या CHC में या जो NTPHC है उसमें हम शिफ्ट करेंगे। वो हमारा ऑलरेडी प्लान होता है, उसमें हमें कोई लास्ट मोमेंट पे डिसीजन नहीं लेना है, इट इज प्री डिसाइडेड और उसमें हम वो काम करते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बर्फबारी की वजह से 2 दिन तक बंद रहने के बाद बेकन ने बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया है। उम्मीद की जा रही कि मौसमी सूरत हाल ठीक रहने की सूरत में पहले गुरेज में दरमानदा गाड़ियों को बांडीपुरा और जाने की इजाज़त दी जाएगी। इधर बांडीपुरा में इंतजामिया ने आज दूसरे रोज़ कुछ बालाई इलाकों में बर्फ हटाने का काम जारी रखा। दरियासना डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने बांडीपुरा में बर्फ हटाने के लिए इजाफी मशीनरी दस्तियाब करने का मुतालबा किया, जबकि गुरेज को लोगों ने इलाके के लिए फौरी तौर पर फ़ज़ाई सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया है। इधर डीसी बांडीपुरा का कहना है कि ज़िले में इस वक्त बर्फ हटाने के लिए 27 मशीनें दस्तियाब हैं। जो है सिविल लोगों के लिए यहाँ पे जो है चॉपर सर्विस शुरू करती है और हमें उम्मीद है कि इस साल भी जल्दी जो है चॉपर सर्विस चालू किया जाए, ताकि यहाँ पे विंटर में जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बर्फबारी में फोन करता था कि जनाब मशीन को भेजा जाए, तो जहां मशीन 1 घंटा 2 घंटा पहले पहुंचनी थी वहां 3 घंटा 4 घंटा लेट पहुंची, और जब पहुंची क्या बात है, हमारे पास मशीनरी कम है जिसकी वजह से हम वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए मेरी आपके चैनल के वसात से अपने ही डिप्टी कमिश्नर से ये गुजारिश है कि मशीनरी यहाँ बहुत महदूद है, लिहाजा मशीनरी वक्ती लाई जाए ताकि लोगों को उस वक्त जो बर्फ गिरने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनके पास स्नो क्लियरेंस के लिए 27 मशीन अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जो यहाँ से गुरेज रोड जाती है वो बीआरओ के तहत क्लियर हो जाती है, उसकी क्लियरेंस रोड की। तो यहाँ पर जितने भी इनर रोड्स हमारे हैं जैसे कैटसन है, अठवतू है, अरिंदर्दपोरा है, सिरिंदर है, इसमें हमने जो स्नो क्लियरेंस है वो मुकम्मल किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के नायब सदर और सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज तराल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बर्फबारी से पैदा हुए सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर सिंह ने बताया कि सब जिले में तमाम राब्ता सड़कों से बर्फ को हटाया गया। उन्होंने बताया कि इंतजामिया ने दिन रात मेहनत करके लोगों को राहत पहुंचाई है, और उन्होंने बताया कि सरकार अपने वादों की पाबंद है और सरकार चाहती है कि किसी भी आम इंसान को परेशानी का सामना न करना पड़े। बनता है सब लोगों का मिलजुल के, इसमें राजनीति कोई नहीं है कि किस इलाके में कहाँ भारी बर्फ़ गिरी है, कहीं नुकसान हुआ, कहीं कुछ हुआ, उसका जायज़ा लेना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। और मैं भी आज इसी सिलसिले में कल मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मैं इन टच रहा और उन्होंने भरपूर कोऑपरेट किया, और उन्होंने जहाँ क्योंकि हमारे पास मशीनें टोटल 4 थी और 4 मशीनें जो हैं वो पूरे इलाके, क्योंकि हमारा 100 कुछ गाँव है, और उन 4 मशीनों ने भी मैं ये जो अपना डिपार्टमेंट है मैकेनिकल डिवीज़न हो गया, फिर डीसी पुलवामा हो गए, एडिशनल डीसी यहाँ के हो गए, इन सब ने कोऑपरेट करके जितने भी गांव हैं, मुझे लगता है कि कल रात तक 90% गांव जो थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब डिवीज़न रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर मकामी लोगों ने गैर मेयारी और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मजदूरों के साथ किए जा रहे इस्तेसाल को लेकर कई बार मकामी इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किए जाने के बाद इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद मकामी लोगों ने तामीरी कंपनी के खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन को तहरीरी शिकायत जमा कराए जाने के बावजूद तामीरी कंपनी मन मर्जी और गफलत शारी से मजदूरों को बगैर हिफाजती इक़दामात और लेबर कवानीन के बरक्स मजदूरी देकर काम कराया जा रहा है। वहीं रामसू के अतराफ में लगाई गई दीवारों में गैर मेयारी काम होने से अभी तक इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। मकामी अवाम तामीरी कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामकाज के तरीक़ेकार के खिलाफ इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील कर रहा है। ऐसा न होने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर हुकूमत को शिकायत लिखने का इरादा किया है। प्रोजेक्ट है ये सीगल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो पंजाब की है उसको दिया है, तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपके सामने ये इधर पड़ा है नक्शा इसका, आप देखिए ये जो यहाँ पर मटेरियल ये लगा रहे हैं, जो इनके वालिंग है या फ्लाईओवर का है, असल में ये केमिकल वाला पत्थर है जो टनल के अंदर से मक डंप निकलता है, तो उसकी बजरी और डस्ट बना के
और ये इन वॉल्स में लगाते हैं। रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन रामसू की एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी कम से कम 10 एप्लीकेशनें लगी हुई है और मुझे पूरा यकीन है एडीसी साहब ने इनको बुलाया है, लेकिन वहां भी कुछ लोग इसको मिलकर शाम को आता है और सुबह उसको भगा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। मेरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें ये दस्त गर्दा यहाँ से रात को मिट्टी उठा के और क्रशर में डाल के और सुबह वही मसाले में लगाते हैं और यही दिन देखना पड़ता है। ताज़ा बर्फबारी के बाद सेहती मकाम गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के सिलसिले में स्कीइंग का मशहूर स्लोप बेबी स्लोप को स्कीइंग के लिए चालू किया गया। इसका इफ्तिताह गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन ने किया। इनके हमरा एसडीपीओ टनमर्ग और दीगर अफसरान भी थे। गुलमर्ग में विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स के सिलसिले में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तारिक हुसैन ने कंगडोरी, अफरोट और दीगर जगहों का दौरा करके मुआयना भी किया। उन्होंने यहाँ मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और सयाहों से तबादला ख्याल किया। उन्होंने जोर दिया कि गुलमर्ग में अहसन तरीके से सयाहों की सहूलियात बहम रखी जाएँ। आपने कहा कि टूरिस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन की बात हुई, उस सिलसिले में आज हमने यहाँ का जो पूरा जो हमारा एक खाका है उसको हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कुल मिला के। और उसके अलावा जो आप जानते हैं कि गुलमर्ग विंटर डेस्टिनेशन के हवाले से अपना एक इनफरादी मकाम रखता है, तो उसमें भी आज हमने जो नीचे गुलमर्ग जो है हमारा, वहाँ हमने बेबी स्लोप का इनाग्रेशन किया। गुलमर्ग में बेबी स्लोप का इफ्तिताह करने के बाद बच्चे और सयाहों ने शौकिया तौर पर इसकी करना शुरू कर दिया है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए सयाहों और ख़ासकर बच्चों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वाकई यहाँ विंटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिलता है। क्या कुछ कहा इन सयाहों ने, आइए सुनते हैं। You are staying here for how many days? Okay, everything. Yeah. You are staying in which hotel? Nazri Point. Okay, the cottage. You are we have come here for learning skiing. It's very extremely good. Soon I have come here from Bangalore, enjoying the skiing here. The lift opened up today. That really helps us. Really nice work done by J&K Tourism. सेहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले लोगों के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया कि जो भी सयाह या आम लोग गुलमर्ग जाएंगे वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। इसके बाद किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह तमाम गाड़ियों के लिए टायर में जंजीर को लाजमी करार दिया गया है। ट्रिप से पहले गाड़ी में तेल यानी पेट्रोल या डीजल से फुल टंकी होनी चाहिए। गाड़ी के तमाम औज़ान को पहले मुआयना कीजिएगा, तब ट्रैवल शुरू करें। ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट लगा के रखें। सड़क पर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के दरमियान फासला रखें। ड्राइव करने के दौरान कोई भी नशे से बाज रहें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं। किसी भी मामले के दौरान इन नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। यह एडवाइजरी गुलमर्ग जाने वाले मुसाफिरों या चाहे सयाह हों या मुकामी सैलानी हों या आम लोग जो भी गुलमर्ग जाने वाले हैं, और उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और सयाहती मकाम गुलमर्ग जाने वाले जो भी लोग हैं, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस जो बारामूला पुलिस है उन्होंने ये एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि जो भी सयाह या आम लोग या मुकामी सैलानी गुलमर्ग जाएंगे वो सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। इसके बाद किसी भी गाड़ी को आने जाने की इजाज़त नहीं होगी। ना ही गुलमर्ग से टंगमर्ग जाने की इजाज़त होगी और ना ही टंगमर्ग से गुलमर्ग आने की इजाज़त होगी। इस तरह तमाम गाड़ियों के लिए टायर में जंजीर को लाजमी करार दिया गया है और किसी भी गाड़ी को विदाउट चेन यानी टायर में किसी को गुलमर्ग जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही गुलमर्ग से टंगमर्ग जाने की इजाज़त दी जाएगी। और इसके साथ साथ बारामूला पुलिस ने जो नंबरात यानी जारी कर दिए हैं राब्ते के लिए, उसमें उन्होंने PCR बारामूला उसका नंबर है 9596767768। एक बार फिर मैं बता दूं, PCR बारामूला का नंबर 9596767768। इसी तरह SDPO टंगमर्ग का नंबर
जारी कर दिया गया है, वो नंबर है 9596767705। एक मरतबा फिर मैं बता दूं 9596767705। इसी तरह SHO यानी PS पुलिस स्टेशन टंगमरग का नंबर भी जारी कर दिया गया है, उसमें वो नंबर ये है 9596767713। यानी एक मरतबा फिर 9596767713। इसी तरह SHO यानी पुलिस स्टेशन गुलमर्ग का नंबर भी जारी कर दिया गया है, वो नंबर ये है 9596767715। 9596767715। और इस तरह ये पुलिस जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला है उन्होंने ये एडवाइजरी जारी कर दी है सिर्फ उन लोगों के लिए जो गुलमर्ग जाने वाले हैं या गुलमर्ग से जो वापस आएंगे, और इसलिए ज़रूरी है कि इस एडवाइजरी पे अमल करें, अमल पैरा हो जाएं, और जो ही आप ट्रैवल करेंगे गुलमर्ग और टंगमर्ग में ज़रूर अपनी गाड़ी के टायर में चेन बांधें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हकबारा से चंद्रगीर रोड को कामयाबी के साथ तामीर किया गया है। मकामी बाशिंदों ने इस नुमाया बेहतरी के लिए PMGSY स्कीम की तारीफ की। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो PMGSY के तहत इलाके में दीगर सड़कों की तामीर को तरजीह दें ताकि नज़रअंदाज शुदा इलाकों में लोगों को दरपेश मुश्किलात से इजाला हो सके। यम कर तथ तारीफ वारिया काम कर असल सड़क बनायमो करमो वारिया असल सोचमुत यिस काम क्या हेकि गथित मगर यह PNGM के जरिए यम तमिक काम गसा कार गई क्या गई ये तपोर गसन इंशाल्लाह यम करा काम असल। जो R&B का काम है वो भी करते हैं, लेकिन इसमें इनके मॉनिटरिंग होती है 5 साल की। वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर उसमें मॉनिटरिंग करते हैं, तो उनको 5 साल की जिम्मेदारी रहती है। तो ये सबसे इसमें इम्पोर्टेंस है। तो मैं कहता हूँ कि इनको ये देना चाहिए, मैग्नेटाइजेशन होता है, MRG होता है ना, तो इनका जो काम जो है ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इट इज़ अ बूस्टिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ज़िला रामबन के दूरदराज इलाके पंचायत गनौत की आवाम आज़ादी के बाद से लेकर साल 2024 के ख़त्म होने तक सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। आवाम आज भी सड़क से तकरीबन 10 किलोमीटर पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं। वहीं मेडिकल सहूलत का फुकदान होने पर मरीज़ कांधों पर लाद कर ज़िला अस्पताल रामबन इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किए जाते हैं। मकामी अवाम के मुताबिक कागजी तौर पर गनौत का सड़क राब्ता मुकम्मल है, लेकिन ज़मीनी सतह पर अभी तक नेरा से गनौत तक सड़क राब्ता पहुंचा है। बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इलाके में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की किल्लत की वजह से सड़क के न होने को मानते हैं और इनका कहना है कि सियासतदान वोट मांगने के लिए आते हैं और जीतने के बाद इस इलाके की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। आज भी गनौत इलाके की आवाम का सड़क, मेडिकल सहूलत समेत दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम होना यकीनी तौर पर इंतज़ामिया की नाअहली का बड़ा सबूत पेश करता है। बुरी है, बहुत बुरी है। सदियों से पहुंची है, लेकिन गनौत रोड उधर दमोत में रख दी, लिख दिया कि जनाब अली ये हो गया, इधर गनौत में हो गई। तो इधर कई MLA कई जब वोट लेने मांगने आते, कोई भी आता है कहते हम ये कुछ कर देंगे, वो कुछ कर देंगे, करते तो कुछ नहीं है, सिर्फ खाया पिया, वोट दुनिया से लूटा और चलेगी। लेकिन आज तक हमारे ये जो पसमंदा इलाका है ये उधर का उधर ही रह गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंतजामात न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात दरपेश हैं। वहीं आज सुबह एक बीमार का इलाज न होने की वजह से तीमारदारों ने अस्पताल अमले के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब आज सुबह उन्हें अपने एक मरीज़ को अस्पताल में दाखिल करवाया तो वहाँ घंटों तक इससे ड्रिप नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से इन्हें एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले जाना पड़ा। ताहम इस हवाले से BMO तराल ज़हूर अहमद ने बताया कि उन्होंने अस्पताल मौसम की नासाजगारी को देखते हुए माकूल स्टाफ दस्तियाब रखा है ताकि अस्पताल में आने वाले बीमारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। एटलीस्ट अगर वुचो कुन जाए कम से कम यूत कि
प्रोफेशनल नफर गژھِ आसुन यह नہٕ कینٛہہ कि अचानक ये अस लोकल अस एवेन्यूज प्रेजेंट वक्त यस जरूरत चीज ओस तमिस कोर फोन फलान चीज फलान जाए वात सा सह वोत इस वह दूर पे वोतमुत बिचोर आसि वोतमुत हेर कजि पे वोतमुत बिचोर सह तावनस लगे सह लगे ना तावनस बिचोर सह दप ना हे बाया बह तावनस लोगुस ये रोस्टर पे ड्यूटी होता है, उसके अलावा हमने स्टाफ रखा हुआ है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस। तो ऐसी बात नहीं है कि स्टूडेंट्स काम करते हैं, हाँ स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, वो इंटर्नशिप के लिए आते हैं, दे आर हियर टू ऑब्जर्व एंड लर्न। बाकी उनको काम करने का कोई ये नहीं होता है, खाली ऑब्जर्व करने के लिए बैठते हैं वो और लर्न उनके लिए होता है वहाँ पर। चूँकि आज संडे है तो संडे रोस्टर में हमारी सभी स्पेशलिटीज़ नहीं रहती है। जैसे हमारे पास आज कैजुअलिटी रन करती है, उसमें उस पेशेंट का जो इल्ज़ाम है उनने बोला हमको सेकंड प्रिक लगा। हाँ ऐसा हो सकता है, कभी वेन नहीं आती है हमारे मुलाजिम को तो वो सेकंड प्रिक कभी लग सकता है, उसमें कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। तो चलिए